अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह बखैर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की सुबह का आगाज़ हम करेंगे मोहब्बत की अजीम दास्तान से। वैसे तो शायद पता नहीं क्या वेदर है आजकल, इतने मोहब्बतों के किस्से कहानियाँ सुनने में आ रहे हैं। और पाकिस्तानी नौजवानों पर जिस तरीके से बाहर की लड़कियाँ फ़िदा हो रही हैं, कभी भारत की अंजू पाकिस्तान आ जाती है, और अब गाओफेंग जो कि चाइनी लड़की है वो भी पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंची है। और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसने उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह उस लड़के ने उसको वेलकम किया है। और ये जो गाओफेंग लड़की है, इसकी आज से 3 साल कबल जो एक सोशल मीडिया साइट है स्नैपचैट, उस एप्लीकेशन पर इनकी गुफ्तगू हुई, इनकी बातचीत शुरू हुई, और वो फिर बात होते होते स्नैपचैट से मोहब्बत तक पहुंची। और फिर मोहब्बत यहाँ तक पहुंची कि उस लड़की ने अपना देश छोड़कर इस लड़के की मोहब्बत में, जो कि बाजोड़ का रिहायशी है जावेद, समर बाग में ये रहता है, उसकी मोहब्बत में वो लड़की गिलगित के रास्ते, चाइना से होती हुई गिलगित के रास्ते समरबाग पहुंची है। और दोनों ने निकाह किया है, ना सिर्फ निकाह किया है बल्कि इस चाइनीज़ लड़की ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद अब इसका जो इस्लामी नेम है वो कस्बा रखा गया है। इससे पहले हमने कल जिक्र किया था कि जो अंजू, जो कि भारतीय खातून थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची थी, और उस लड़के का ताल्लुक भी केपीके से था। इस लड़के का ताल्लुक भी केपीके से है। तो हमारे पठान भाइयों पर आजकल जो है ना, बाहर की जो हसीनाएँ हैं बड़ी फ़िदा हो रही हैं। और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये है, मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुंचती है। इन लड़कियों ने बाकायदा इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बाद इनके इस्लामिक नेम रखे गए, और उसके बाद इन्होंने बाकायदा निकाह के बंधन में बंधी हैं। तो ये है वो मोहब्बत की दास्तान। वैसे तो अक्सर हम सुबह के टाइम आपको बुरी खबरें ही सुनाते हैं, होती भी ऐसी है, जो हकीकत होती है वही चीज़ हम आपको दिखाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज जितना खूबसूरत मौसम है, और ख़ूबसूरत मौसम तो खैर बारिशें इतनी हो रही हैं, मानसून का सीज़न है, तो मैंने मोहब्बत और बारिश और मोहब्बत और मौसम, इनका वैसे ही बड़ा चोली दामन का साथ रहा है। शायद ये मौसम का असर है कि इस तरीके से हर तरफ प्यार और मोहब्बत की दास्तानें सुनने को मिल रही हैं। आज सुबह भी ऑफिस आते हुए जितनी मूसलाधार बारिश थी, आजकल तो रात को आप सोते हैं तब बारिश हो रही होती है, सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि बाहर निकलेंगे, धूप निकली होगी, सूरज निकला होगा, लेकिन सुबह भी ऐसा होता है कि बारिशें हो रही होती हैं। तो आज भी बड़ी शदीद बारिशें हो रही हैं, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में। वैसे मॉनसून ने तो पूरे पाकिस्तान की में जो बारिशों ने जो है ना अपना उधम मचाया हुआ है। ना सिर्फ लाहौर, कराची के अंदर इतनी शदीद बारिशें हुई हैं, फिर केपीके के अंदर ग्लेशियर्स पिघलने के बायस फिर तुगयानी है नदी नालों के अंदर। बाज़ गिलगित अस्तोर में तो बाज़ देहात ऐसे हैं जिनका राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। तो ये बारिशें जो मॉनसून की हो रही हैं, और अभी भी लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं। बाकी दुनिया में जहाँ पर बारिशें होती हैं, वो जो बारिश का पानी होता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, और वो पानी जो है डैम्स के अंदर जमा होता है, फिर उनके लिए पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, पानी से फ़ायदा हासिल किया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी हुकूमतों की नाअहली है, तो हम अपनी नाअहली से इस बाराने रहमत को भी ज़हमत में बदल देते हैं। और फिर हमारा ड्रेनेज सिस्टम, निकासी आब का मामला है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंतहा का, जो हमारे लोग जो होते हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं, जो शहरी हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो जाती है, पानी घरों में दाखिल हो जाता है, फिर थोड़ी सी बारिश होती नहीं है, हमारा सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है, फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं, लाइट नहीं आती है। तो बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो इसी मौसम की सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मौसमियात डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, दूसरा स्पेल भी बड़ा तगड़ा हम देख रहे हैं। सर बताइएगा, ये मॉनसून स्पेल जिसको हम अभी भुगत रहे हैं और जितनी शदीद बारिशें हो रही हैं, जारी कब तक रहेगा सर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये मॉनसून एक तो जो रवायती जो हिस्टोरिक जो रिकॉर्ड्स हैं, अमूमन 15 जुलाई से मॉनसून शुरू होता है और ये अगस्त के मिड तक रहता है। उसके बाद फिर पोस्ट मॉनसून जो है वो सितंबर के मिड तक जो है वो रहता है। लेकिन इस बार जो ग्लोबली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मॉनसून जो है वो जून में ही शुरू हो गया था, जिसको प्री मॉनसून कहा गया। और जून के महीने में लाहौर में और पेशावर में और बहुत सारे हमारे शहर हैं जिसमें अर्बन फ्लडिंग जो है वो हुई और ठीक ठाक बारिशें हुई।
तो उसके अलावा दुनिया भर में जो मौसम की सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ रही कि यूरोप और अमेरिका जो है वो उसमें गर्मी की शिद्दत जो है उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ। तो जनरली जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर लाहौर का या पाकिस्तान के दूसरे शहरों का जो होता है इस बार उससे कम था। तो जो हमारा जो मौसम गर्मा है वो कंपैरेटिवली इस बार जो है वो ज़रा उसकी शिद्दत वो नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन दुनिया भर में ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका में इस बार जो है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो वो ग्लोबल पैटर्न जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जो चेंज एक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं वो अब पहले उसके सिर्फ हम जो ख़ास तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ थी वो जो है मुतासिर हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा रियलाइजेशन, और यूरोप और अमेरिकन जो है वो मानते नहीं थे कि ये क्लाइमेट चेंज भी एक मसला है, अब वो भी इसी की लेकिन लपेट में है। अब उनकी रियलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिशें तो हुई, उसके साथ साथ सैलाब की तबाहाली भी हमने देखी कि तारीख का बदतरीन सैलाब का सामना रहा हमें, ख़ास तौर पे हमारे इन एरियाज़ में। इस साल भी कोई खुदा ना खासा खदशा है, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और फिर आपने भी कहा कि ये गैर मामूली जो मौसम में तगय्युर है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, तो सर इस दफ़ा भी हमें कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि पिछले साल जो ज़्यादा बारिशें और जो ज़्यादा तबाही हुई वो इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज थी और इंडस के हवाले से ज़्यादा हुई, जहाँ जहाँ से इंडस जो है वो गुजरता है। लेकिन इस बार जो है इंडस कंपैरेटिवली वो स्टेबल है, ठीक ज़रा है, थोड़े पानी ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ इलाके हैं, शहर हैं, ग्लेशियर बेल्ट की आपने बात की, बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन वो सूरत हाल अभी तक नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जो दूसरे जैसे रावी है, सतलुज है, इसके अलावा जो बाकी दूसरे छोटे जो दरिया हैं, वो उनमें चूँकि उनका जो कैचमेंट एरिया है उनमें बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, तो अभी तक वो सिलसिला उस हवाले से जो है वो ज़्यादा चल रहा है। जिस अभी इंडस का जो पानी है वो उसी लेवल पे है। जिस दिन इंडस अभी खुदा न खासा अगर ज़्यादा बारिशें शुरू हो गई वहाँ पे उस एरिया में, तो फिर जो है वो मसला जो है वो पिछले साल का भी हो सकता है। पिछले साल जो मसला था वो ये था कि एक्सेसिव रेन्स जो हैं वो हर जगह पे उस हवाले से हुई, और क्लाउड बर्स्ट भी जो है वो बहुत से इलाकों में देखे गए। फिर उसके साथ-साथ जो गर्मी की शिद्दत जो है वो जून में बहुत ज़्यादा थी। ग्लेशियर मेल्ट जो है वो पहले शुरू हो गए। तो ये सारे सिलसिले मिलके जो है पिछली बार तबाहकारी जो है वो हुई, वो उसकी ये वजूहात थी। इस साल अभी तक वो सिचुएशन नहीं हुई। ठीक। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ बेहतर हुई है वो ये है कि हुकूमती सतह पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले ये लोगों को बता दिया जाता है कि जी इस इलाके में बारिश जो है वो ज़्यादा होने का इम्कान है और यहाँ पे सैलाबी कैफियत जो है वो आ सकती है। तो इवैक्यूएशन प्लान्स हैं जिसमें लोगों को निकाल लिया जाता है। बिपरजॉय जो साइक्लोन आया था जी। पिछले महीने, उसमें भी हमने देखा कि बहुत इफेक्टिवली जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लोगों को पहुंचाया गया और इवैक्यूएशन की गई, तो जिसकी वजह से लेकिन कोई डॉक्टर साहब, हार्डली सर कोई यहाँ पर शायद कोई मौत हुई। आपने वजह फरमाया, ठीक है, इदारे सारे मुतहरिक होते हैं और फोरकास्ट होता है, उसके हवाले से जो भी पेशगी इंतजाम होते हैं वो करते भी हैं, लेकिन सर सैलाब हर साल ही आते हैं, बारिशें हर साल होती हैं, फोरकास्ट भी होती है। सर बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि जो बारिश होती है उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन सर हमारे यहाँ तो वैसे ही पानी की किल्लत है, और अगर इतना पानी आ भी जाता है तो उसको बजाय रहमत के हम उसको जहमत बना देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी नाअहली भी है। अगर डैम्स हों तो यही पानी काबिल इस्तेमाल हो और पानी की जो किल्लत का हमें सामना है उससे भी हमारी जान छूट जाए।
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये कहीं न कहीं हमारी नाअहली नहीं है, हमारी बहुत ज़्यादा नाअहली है। हम्म। उसकी वजह ये है कि हम एक तरफ जो है एक चीज़ को बेहतर करते हैं, 10 चीज़ें हम खराब भी साथ-साथ करते हैं। हम्म। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारे रिवर बेड्स हैं, अब रिवर बेड्स जो हैं वो दरिया के लिए होते हैं। हम्म। रिवर बेड अगर हम वैसे देखें कि वो उसकी चारपाइयाँ हैं, तो आराम के लिए वो दरिया ने वहाँ से गुजरना है और वो जब आप रिवर बेड को इंक्रोच करते हैं, आपने पिछले साल देखा स्वात की जो होटल्स बने हुए हैं, वो सारे बिल्कुल। दरिया के रास्ते में हैं। अब बिल्कुल। आप इस्लामाबाद में 2 साल पहले जो E11 में एक हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, उसकी वजह ये है कि वो पानी की जो रास्ता है, वो 80 फुट का है। 80 फुट के रास्ते को हमने 20 फुट पे कर दिया। अब वो पानी की शिद्दत अच्छा अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही इस तरह की शिद्दत हो। ये हम्म। हर 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, लेकिन जो आपने उसको इंटैक्ट रखना होता है ताकि दरिया का रास्ता बंद ना हो। अगर आपने रास्ता बंद करना है तो उसको अल्टरनेट रास्ता दें ताकि वो वहाँ से आराम से गुज़र सके। अगर आपने एक 80 फुट के रास्ते को 20 फुट पे ले आए, तो वो कुछ हद तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो तबाही है। तो यही चीज़ हमारी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से शुरू हो जाए और आप सिंध में बिल्कुल सर, तक ये के नाअहली तो हमारी है, ऐसी गफलत का हम मुजाहरा करते रहते हैं। सर लास्टली ये बताइएगा कि भारत की जानिब से भी डैम्स उनके 80% के करीब भर गए हैं और फिर पानी छोड़ दिया जाता है। सतलुज, रावी और चनाब जो हैं उनमें फिर तूग़यानी आती है, इर्द गिर्द के हमारे देहात हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। तो इसका भी खदशा है कि अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसको किस तरह हम निमट सकते हैं, कैसे हम फेस करेंगे? देखें, ये एक बहुत अहम आपने पॉइंट रेज़ किया है क्योंकि जो इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज़ हैं जिस पे हम्म। हमने भी साइन किया, उन्होंने भी साइन किया, उसके मुताबिक जब भी वो पानी वो छोड़ें तो उनको ज़रूरी है कि वो बताएँ। गवर्नमेंट को आगाह करें ताकि इवैक्यूएशन प्लान जो है हुकूमतें वो कर सकें। ख़ास तौर पर जो लोग रह रहे हैं ह्यूमन जो इंसान है उनकी अमवात जो है वो उसको जितना कम से कम जो है वो किया जा सके वो करें। 2-3 दफ़ा भी इस सीज़न में ही हो चुका है कि बगैर बताए जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह हम रिपोर्ट पढ़ते रहे हैं कि वो बगैर बताए और वो पानी छोड़ देते हैं, हम्म। जो कि बैनुल-अक़वामी जो जो भी ट्रीटीज़ हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है और इंसानी हवाले से भी देखें ये एक बहुत बड़ा जो है वो बिल्कुल, आपने सर बजा फरमाया, ये उनकी खिलाफ वर्जी है और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है। भारत को जब जब मौका जी। मिला है आबी जारहियत का मुजाहरा करने का, उसने वो किया है और पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान की पहुंचाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम सुनते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून अंधा होता है, कानून अपना पराया नहीं देखता। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कानून जो है उसके खिलाफ हरकत में आता है। पाकिस्तान में तो वैसे ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कल की एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसने दिल जीत के रख दिया है। अब हुआ यह है कि चूनिया में पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की लेडी कांस्टेबल हैं सुमेरा सिद्दीक, जिन्होंने हेलमेट ना पहनने पर अपने ही वालिद का चालान कर दिया है और मौके पर ना सिर्फ चालान किया है बल्कि अपने वालिद से मौके पर जुर्माना भी वसूल किया है। चूनिया पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल सुमेरा सिद्दीक ने वो नाके पर मौजूद थी। नाके पर जब उन्होंने देखा कि उनके वालिद साहब आ रहे हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, तो उन्होंने अपने वालिद साहब का पहले इज़्ज़त और एहतराम से उनको वेलकम किया, उनकी आवभगत की। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि उनके वालिद साहब भी बड़े खुशगवार मूड में हैं। फिर उसके बाद वेलकम करने के बाद, अपने वालिद साहब को खुशामदीद कहने के बाद, उन्होंने बड़े आराम से हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर अपने वालिद साहब का चालान किया और मौके पर ही अपने अब्बा जान से जुर्माना वसूल किया। तो ये अल्लाह करे जितने भी हमारे कानून के अहलकार हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो भी सब सुमेरा जैसी स्पिरिट के साथ काम करें और जो भी खिलाफ वर्जी करे तो वो ये ना देखे कि ये ताकतवर है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा बड़ा करीबी अजीज़ है। तो अगर इसी तरह सुमेरा की रविश पर चलते हुए हमारे इदारे, हमारे जो अहलकार हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें तो वाकई ही में एक दिन दूर नहीं है कि जब कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और रूल ऑफ लॉ का निफाज
जिसका हम सुनते आए हैं बातों में अमली मुजाहरा भी देखना पड़ेगा। तो हैट्स ऑफ टू यू सुमेरा, मोर पावर टू यू, जिस तरीके से आपने अपनी अदा की हैं। आप यकीनन इनाम की मुस्तहिक भी हैं, और ख़ास तौर पे जो DIG पेट्रोलिंग पुलिस हैं अतर वहीद खान ने उनको नकद इनाम और एजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिया है, और ये इसकी मुस्तहिक भी बनती हैं। नाजरीन, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, चंद रोज़ कबल जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जो सिविल जज हैं उनकी अहलिया की जानिब से जिस तरह घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था, और उसके बाद हमने देखा कि कानून हरकत में आया और FIR भी दर्ज कर ली गई। लेकिन अब वो जो मासूम बच्ची है जो कमसिन मुलाजिमा है, उस पर इतना तशद्दुद किया गया है। बेशक FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन सिर्फ FIR दर्ज हुई है, कानून अभी इस हद तक ही हरकत में आया। ना तो खातून को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। हमने माजी में भी ऐसा देखा कि एक भी मिसाल हमें ऐसी नहीं मिलती है जहां पर कोई ऐसा ताकतवर हो जिसने इस तरह का जुल्म किया हो या कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी की हो, वह कानून के कटहरे में आया हो। अच्छा, अब वो जो कमसिन मुलाजिमा है उस पर इतना उस पर तशद्दुद किया गया है कि उस बेचारी बच्ची की जो जहनी हालत है वो साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब हो गई है कि कोई करीब भी आता है तो वो बस एक ही बात कहती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जो भी करीब आने वाला होता है वो डरती है कि शायद वो मेरे करीब आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, मेरे पे तशद्दुद करने आ रहा है। इस हद तक बच्ची की जहनी हालत हो चुकी है। फिर उस कमसिन मुलाजमा के जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी कहा कि उसके जो जज साहब हैं उनकी तरफ से दबाव भी है मुझ पर कि पैसे ले लो और इस मामले को रफा दफा करो। तो ये पाकिस्तान में पहला ऐसा वाक़या नहीं है, इससे पहले भी तशद्दुद के ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। आखिर ये वाक़यात होते क्यों हैं और कानून इस पर क्यों हरकत में नहीं आता है, मुजरिमान को सज़ाएँ क्यों नहीं मिलती हैं? इसी पर बात करने के लिए महविश कियानी साहब जो कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महविश आपके वक्त का। महविश, आप तो बच्चों के हकूक़ के हवाले से खासी सरगर्म रहती हैं। चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी तो सबसे पहले ये है कि जज साहब के घर ये जो बच्ची थी ये तो वैसे भी चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी है, उसके अलावा फिर इस तरह तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो क्या वजह है? आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमें पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मदू करने के लिए। इसके लिए जैसे कि आपने खुद भी अर्ज किया है कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर ECA जो हमारा एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची को आप घरेलू मुलाजमा नहीं रख सकते। और एक जज के घर पे अगर इस तरह की मिसाल हमें मिलती है तो हम क्या और बात कर सकते हैं। इसीलिए हम ये इस चीज के ऊपर जोर भी देते हैं कि हमारे यहाँ पे कवानीन तो बहुत है, पाकिस्तान में हम बहुत सारे कवानीन बना चुके हुए हैं, लेकिन उनकी अमल दरामद के लिए हमें काम करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। आप ये देखें कि एक तो लॉ के खिलाफ एक कम उम्र बच्ची को मुलाजमा रखा गया। फिर आप मुझे ये बताएं कि आप इस्लामाबाद जैसे शहर में रह रहे हैं और हम लोग कोई भी मुलाजिम अगर अपने ऑफिस में अपने घर में रखते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है। तो क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जब फिल किया, क्या हमारे जो पुलिस के अदारे हैं उन्होंने इस पे एक्शन लिया कि कम उम्र बच्ची आपके घर पे मुलाजमा क्यों है? फिर उन्होंने, आप जैसे बयान कर रहे हैं कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लिवर डैमेज्ड है, उनके जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, फ्रैक्चर्स हैं। आप FIR की बात तो कर रहे हैं, लेकिन FIR ही इतनी बोगस किस्म की है जब उस FIR में तशद्दुद की दफात को नहीं शामिल किया गया, एंटी ट्रैफिकिंग की दफात को नहीं शामिल किया, क्योंकि शी वॉज इनटू अ बॉन्डेड लेबर। 6 माह से अगर वो वहां पर थी और वो काम कर रही थी तो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ हमारे पास लॉ है। लेकिन उसके ऊपर जब आपने दफा शामिल नहीं की है तो इस तरह की FIR से आप मुझे बताएं जज साहब को या उनकी अहलिया जिन्होंने ये तशद्दुद किया है, हम किस तरह से कटहरे में लाके खड़ा करेंगे और किस तरह से कल्प्रेट्स को हम लोग कहेंगे कि जी आप इसके जवाब में हैं, या जो मजलूम है उसको इंसाफ मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इसी चीज के ऊपर काम करने की जरूरी है। साथ साथ जैसे मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है, हम सबको इस पर काम करने की जरूरत है। 10 साल का सिर्फ मैं आपसे अगर डाटा शेयर करूं तो 140 से भी ज्यादा केस रिपोर्टेड हुए हैं, और ये मैं रिपोर्टेड केसेस की बात कर रही हूँ। अनरिपोर्टेड केसेस के बारे में तो हम अभी बिल्कुल लाइल्म है। इसमें से भी देखा जाए तो 79% पंजाब से केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, कोई 14% सिंध से आ रहे हैं, 1% इस्लामाबाद में, छोटा सारा शहर है हमारा कैपिटल, लेकिन वहां पे भी 1% वहां से केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
और किसी तरह से केपी में भी यही सिचुएशन अच्छा है। महविश, ये उसमें बताएं कि ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये बात ठीक है, अगर रिपोर्टेड केसेस की तादाद इतनी है तो इससे 10 टाइम ज़्यादा उन केसेस की तादाद होगी जो रिपोर्ट ही नहीं हुए ना। अब ये बताएं क्या वजह है, कानून साजी नहीं है, कवानीन मौजूद हैं, या मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है? आपको कहाँ लूप होल्स नज़र आ रहे हैं? लूपहोल्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो है हैसियत के ऊपर मैं उससे बात करूंगी। कवानीन है, जैसे मैंने पहले भी आपसे जो है कानून शेयर किया कि ईसीए 1991 के अंडर जो है बैन किया गया है 16 साल से कम उम्र बच्चे को आप एम्प्लॉयड नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आर्टिकल 25A है जो कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा मुफ्त और लाजिम तालीम हासिल कर रहा होगा। तो अगर देखें वो बच्ची 14 साल की थी और अगर वो तालीम हासिल कर रही होती तो इस तरह से घरेलू मुलाजमा ना होती और इस पे तशद्दुद भी ना होता। तो इसीलिए हम इस चीज पे बात करते हैं कि हमें इम्प्लीमेंटेशन और जितने भी कवानीन है उसकी अमल दरामद पे सख्ती से काम करना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर इन पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। इसी तरह के आए दिन हमें केस सुनने को मिलेंगे, जैसे तैयबा का केस हमें सुनने को मिला, उज़मा का केस था, या जोहरा का केस हमें देखने को मिला। इसी तरह से और बहुत सारे नाम, शादिया मसीह भी आप भूले नहीं होंगे। तो जब तक हम इन कवानीन की अमल दरामद नहीं करेंगे फायदा नहीं होगा। और इस तरह के केस, क्योंकि ये टेस्ट केस है, जैसे तैयबा टॉर्चर केस में आपको याद होगा इसी तरह की नोयत का था, जज साहब और उनकी अहलिया ही ने उन पर भी तशद्दुद किया था और उनको सजा दी गई थी। तो इसको भी एक टेस्ट केस बनाया जाए ताकि दोबारा इस तरह का केस सामने ना लेकिन आए। शाजिया, अगर एक बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इदारे भी बनाए गए हैं, जिनमें से एक इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जिसका मकसद ही ये है कि कहीं कहीं भी जो चाइल्ड लेबर है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात की गई है। तो इन इदारों के रोल के बारे में बताइएगा। क्या हमारे ये जो ऐसे इदारे हैं जिनका मकसद ही यही है कि बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो, उनके साथ कोई ऐसा सलूक या रवैया ना रवा रखा जाए, ये इदारे सही तरीके से काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब में मुझे आपको और तमाम जितने भी शहरी हैं उनको अपना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे, किसी इदारे को इल्म नहीं होगा, जिस तरह मैं रिपोर्टेड केसेस की आपको बात कर रही हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि किसी ने अपने बच्चे को मुलाजमा के तौर पे यहाँ पे भेजा है या ये बच्चा इस तरह से यहाँ काम नहीं कर रहा। इसीलिए मैं ये भी कह रही हूँ कि हमें भी आगाही जो है उसको लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। जितनी अवेयरनेस होगी, क्योंकि माँ बाप के लेवल पे भी देखा जाए तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि आपको ये वाली सहूलियात मैसर हैं, बिस्प जैसे प्रोग्राम, इस तरह के बहुत सारे बिल्कुल। प्रोग्राम है कि आप अपने बच्चों को खुदारा इस तरह से तशद्दुद के लिए और खुला मौत के मुंह में मत भेजिए, बल्कि आप वहां से अपनी जो है इनकम को जनरेट कर सकते हैं, आपका लाइवलीहुड मेंटेन और सस्टेन हो सकता है। लेकिन अपने औलाद को प्यार कीजिए, अपने पास रखिए, ताकि इस तरह से कोई उसको तशद्दुद का निशाना ना बनाए। अच्छा महविश, ये बताइएगा कि ऐसे बच्चे जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, जिन पर इस तरह का तशद्दुद होता है, साइकोलॉजिकली उनकी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? किस तरह की तकलीफ़ और कर्ब से वो बच्चे गुजरते हैं? देखिए, बहुत अज़ियतनाक रहता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि आप और मैं तो सिर्फ सुन के और इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर पा रहे, उसका दर्द जो है महसूस कर पा रहे हैं। तो जिस इंसान के ऊपर ये चीज़ गुजरती है वो तो वही बता सकता है। और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, उस ट्रॉमा से वो बच्चे निकल ही नहीं पाते। आपने जैसे शुरू में ही अर्ज किया कि हमने भी वो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, इवन कि डॉक्टर उस बच्ची को अगर टच करने के लिए, चेक करने के लिए जाता है तो वो एक ही तरह के जुमले बार बार दोहराती हैं कि मुझे मत मारें, मुझे दर्द हो रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि अगर उस बेचारी बच्ची के सर के जख्मों की यह हालत है कि उसमें कीड़े पड़ गए हैं या फ्रैक्चर्स हो गए हैं, या जैसे मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट के बारे में और हवाला दिया है कि लिवर डैमेज है या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है। एक तो जिस्मानी तौर पे हमें नहीं पता कि वो बच्ची दोबारा रिकवर कर पाती है, या उसको इस तरह से डिसेबिलिटी के साथ जीना पड़ेगा, या खुदा ना खास्ता ऐसा ना ही हो। लेकिन जो जहनी तौर पे आप बात कर रहे हैं तो वो ट्रॉमा अभी भी उसके जो है रवैये से पता चलता है। और कितना लंबा अरसा तक ये ट्रॉमा के अंडर वो रहेंगी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उस बच्ची पे जो है डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इसमें से रिकवर करती है। और इसके लिए हम सब यही कोशिश कर बिल्कुल सकते सही हैं। है, मैं जिस्मानी इसी दाग इसी उसके जिस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसकी तस्वीरों को बार बार हर जगह शेयर ना करें। आपने अगर किसी तस्वीर को शेयर भी करना है सोशल मीडिया पे तो उन कल्प्रिट्स की तस्वीरों को शेयर करें। तो उस बच्ची ने अगर जीना है, आगे बढ़ना है और वो बाद में इन चीजों को देखेगी तो वो उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा।
बिल्कुल, और ये भी बात सही कही है आपने, उसके जिस्मानी जो ज़ख़म हैं वो अगर भर भी जाएं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली उस बच्ची के जहन में जो नक्शा बैठ चुका है, साइकोलॉजिकली जो ज़ख़म है उनको शायद हील होते हुए बहुत टाइम लग सकता है। लास्टली ये बताइएगा महविश के हम हर केसेस में जो इससे मिलते जुलते केसेस हैं उनमें एक चीज़ हम बड़ी मुश्तरक और कॉमन देखते हैं कि जो ताकतवर पार्टी होती है, जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनकी जानिब से पैसे का लालच भी दिया जाता है, उसके अलावा धमकियां भी दी जाती हैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि किसी तरीके से मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए। अब वो कमज़ोर जो लोग हैं, मुलाजिम होते हैं, तो वो बेचारे डर जाते हैं, खौफ से पीछे हट जाते हैं, पैसे का लालच दे के जान छुड़वा ली जाती है। आप नहीं समझती कि ऐसे तमाम केसेस में रियासत को फ़रीक होना चाहिए, रियासती वकील जो है उसमें उसको खुद मुद्दई बनना चाहिए? बिल्कुल। कल हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया और उसमें हमारी यही डिमांड है कि रियासत को बिल्कुल इसका मुद्दई होना चाहिए ताकि इस तरह का केस ना सामने आए, क्योंकि जैसे आपने फरमाया पॉवर्टी और गुर्बत का लेवल बहुत ज्यादा है और एट दी एंड पेरेंट्स जो है समझौता करने पे आ जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो, बल्कि इसीलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि इसको हमें एक टेस्ट केस बना के रखना है और ऐसी उनको सजा भी देनी है कि इबरत का निशान बने और हमें दोबारा इस तरह के कोई केसेस देखने या सुनने को ना मिले। हम और रिजवाना नहीं चाहते हैं, हम इन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, और अल्लाह करे ये चीज़ें ये ख़त्म भी हों, और ये ख़त्म तब ही होंगी कि जब इन लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया महविश कियानी आपके वक्त का। और ये जो है, ये जो कमसिन मुलाजमा है, इसके चाहे जिस्म के ज़ख़म जो हैं वो भर भी जाएं, उसकी तकालीफ दूर हो भी जाएं, लेकिन साइकोलॉजिकली जो असरात उस बच्ची के उस पर होंगे, शायद उन असरात, उस ट्रॉमा से वो बच्ची को निकलते हुए एक बहुत तवील अरसा दरकार है। अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि इन मुजरिमान को सज़ा मिले ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। कुछ खेल की बात करेंगे तो खेल के मैदान में पाकिस्तानी टीम ने ना सिर्फ पहले मैच में हमने फतह का झंडा गाड़ा, पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है बड़ी ज़बरदस्त रही है। पाकिस्तान ने 576 रन पर श्रीलंका के खिलाफ अपनी इनिंग्स है वो डिक्लेयर कर दी है और इस वक्त पाकिस्तान को 410 रन की बढ़तरी श्रीलंका पर हासिल है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार रहा है अब्दुल्ला शफीक का, जिन्होंने 201 रन्स की शानदार जो है 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, 201 रन्स बनाकर पाकिस्तान की जीत में मुस्तहकम किरदार अदा किया है और उनकी कारकर्दगी इस हवाले से बड़ी नुमाया रही है। इससे पहले भी पिछले टेस्ट में भी हमने देखा कि हमारा जो यंग टैलेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त और निखर कर सामने आया है। साउथ शकील ने जितनी खूबसूरत कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फिर इसके अलावा हमारे जो यंग टैलेंट है अबरार अहमद, उन्होंने अपनी बॉलिंग के ज़रिए जो लंकन बैट्समैन हैं उनको पछाड़ा। तो ये वो कारकर्दगी, ये वो फतह का मोमेंटम है। अगर ये बरकरार रहता है तो हमें एशिया कप में और वर्ल्ड कप में इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी अपने कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बिलखुसूस जो यंग टैलेंट है, अब्दुल्ला शफीक हों, अबरार अहमद हों, साउथ शकील हों, तो क्या कहेंगे ये मोमेंटम कामयाबी का बरकरार रहेगा? आगे कैसे इसको हम कैरी कर सकते हैं? जी, वजाहत बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है यंग प्लेयर्स की, और बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरह से समराइज़ किया है कि हमारा जो यंग टैलेंट है उसको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है उसको बड़ी अच्छे तरीके से अवेल किया है। अब्दुल्ला शफीक की अगर मैं बात करूं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उसने और ऑलमोस्ट एंड तक वो खड़ा रहा है। उससे पहले अगर बात करें सऊद शकील की, तो जो लास्ट टेस्ट है वो आप ये समझ लें कि हम जीते ही सऊद शकील के सर पे हैं। तो आई थिंक कि इस मैच में भी उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लास्ट मैच में भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। फिर अबरार की आपने बात की, अबरार क्योंकि जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस काफ़ी ज़्यादा खेला है, और जब आप 4 डे या 5 डे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंसेस है उनके अंदर निखार आता है, आपकी जो बॉलिंग है आपका उसके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वही चीज़ हमने इस मैच में देखी कि अबरार अच्छे रिदम में नज़र आया, उसका जो बॉलिंग पे उसका कंट्रोल था वो हमें नज़र आया। तो आई थिंक कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पहले टेस्ट में भी, और दूसरे टेस्ट मैच में जो गलतियां हमने पहले टेस्ट मैच में की उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अच्छा अहमद, अब
आप क्या समझते हैं कि जिस यंग टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, अबरार हो, साउद शकील हो, अब्दुल्ला शफीक हो, इनकी कारकर्दगी को देखते हुए चांस है या आप समझते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी इनको आजमाना चाहिए? देखें, जहाँ तक बात है अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की, तो इनका ओडीआई का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल में इनको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सऊद शकील के पास देखें तो उसके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, वो ग्राउंड के हर तरफ खेलता है, वो विद द स्पिन भी शॉट्स खेलता है, अगेंस्ट द स्पिन भी खेलता है और आई थिंक कि उसका हर जोन ही काफ़ी तगड़ा नज़र आता है, उसके वीक पॉइंट्स बहुत कम नज़र आते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक की भी जो वनडे की परफॉर्मेंसेस हैं वो काफ़ी अच्छी है, तो आई थिंक ये कंसीडर करना चाहिए और अगर इस तरह के प्लेयर्स एशिया कप या वनडे वर्ल्ड कप में आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बताइएगा अहमद कि अगर जिस तरीके से हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज है, फील्डिंग में हमने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, तो आप समझते हैं ये जो एक मोराल अप हुआ है, टीम का मोराल हाई हुआ है, इन कामयाबियों का हमें फ़ायदा आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी मिल सकता है? देखें, वजाहत पहली बात तो ये है कि फील्डिंग देख के तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी टीम खेल सही रही बात है। है। दूसरी बात ये कि बहुत कम ये ऐसी फील्डिंग देखी है परफॉर्म पाकिस्तानी टीम की जानिब से हमने भी। बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि देखें जो पाकिस्तानी टीम की ये अब तो खैर सीरीज जीतने के करीब है और इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई होप सीरीज जीतने में। इंशाल्लाह। तो अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा होगा पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आप पिछले पूरे साल को उठा के देखें, इवन श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज थी वो हमने ड्रॉ की, हमें वाइट वॉश हुए, हम सीरीज हारते रहे, घर में भी हारे। सो कहने का मकसद ये है कि ये उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये जीत, चाहे वो लास्ट टेस्ट मैच की हो या इस मैच की हो या ओवरऑल पूरी सीरीज़ की हो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली हार रहे हो और उसके बाद फिर आपको आई थिंक उस ट्रॉमा से निकलने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो जो एक टैबू लग गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकती या टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर सकती, उसको मिटाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेस हैं उनमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, मज़ीद कॉन्फिडेंस नज़र आएगा और आई होप कि बेहतरी आएगी। ऑल्दो कि अगर आप इस वक्त पीसीबी के हालात देखेंगे तो कुछ पता नहीं है कौन चेयरमैन होगा कौन नहीं होगा। अभी भी जो चेयरमैन साहब आए हैं मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम ठहरेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, शायद वो अपना कोई चेयरमैन पीसीबी ले आए। सो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, बोर्ड में भी अनस्टेबिलिटी है, उसके बावजूद टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आई थिंक इनको क्रेडिट देना पड़ेगा और जितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अच्छा अहमद, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, तारीफ़ें भी बहुत हो गई और डिज़र्व भी करती है हमारी टीम जिस तरह इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब ज़रा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं हमारी टीम का, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है, किस डिपार्टमेंट में हमें फोकस करने की ज़रूरत है? देखें, इस वक्त बैटिंग में क्योंकि पहले टेस्ट के बाद तो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। पहले टेस्ट अगर आप जीते हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सऊद शकील की वजह से जीते हैं, अदरवाइज़ आप देखें तो हमारी कोई बैटिंग में उस तरह से कंसिस्टेंसी या अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। जो एक मुझे चीज़ नज़र आ रही है थोड़ी सी, वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, क्योंकि बाबर आजम जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, इवन इस सीरीज़ में भी नज़र आया है कि वो थोड़े से नर्वस नज़र आए हैं, कुछ डरे डरे से नज़र आए हैं। टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी अच्छे से उनके साथ ये चीज़ चल रही है कि वो अगर एक आधी इनिंग्स उनकी बुरी चली जाए तो उसके बाद वो फिर नर्वस हो जाते हैं। वल्लाह आलम इसकी क्या वजह है। इस सीरीज़ में भी हमें वो काफ़ी नज़र आए हैं, नर्वस नज़र आए हैं। सो आई थिंक कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, बाकी जो फील्डिंग बॉलिंग और उसके साथ साथ बैटिंग है वो अगर इसी तरह की चलती रहे और थोड़ी सी कुछ एरियाज पे इम्प्रूवमेंट आ जाए, जैसे कि कुछ हमने देखा है कि बैट्समैन जब हमारे सेटल हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी विकेट गंवा देते हैं। टेस्ट क्रिकेट नाम ही पेशेंस का है, टेम्परामेंट का है, तो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है वो आउटस्टैंडिंग रही है और आई थिंक इसी तरह की परफॉर्मेंसेज आगे भी होनी चाहिए।
अहमद, जिस तरह आपने कहा कि पीसीबी में नए चेयरमैन आए हैं और हमारे यहाँ तो जो स्पोर्ट्स है, जो खेल का डिपार्टमेंट है, वो भी बिल्कुल पॉलिटिसाइज हो गया है कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो अपना चेयरमैन पीसीबी लेकर आती है। आप समझते हैं ये जो नया चेयरमैन आता है वो फिर अपनी लेगेसी को कैरी करता है, नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं, फिर अब मिसबाहुल हक साहब भी आ गए हैं, आपको लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारे खेल पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होती हैं, हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है ग्राउंड में? देखें, वजह जब आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी ना हो ना, और अभी तो बोर्ड इस तरह चल रहा है जिस तरह पिंडी जिम खाना या लाहौर जिम खाना भी नहीं चलता होगा, ठीक है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़का अशरफ साहब का भी कोई पता नहीं है, हो सकता है केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो ज़का अशरफ साहब की भी छुट्टी हो जाए। तो जब आपकी इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो जाहिर बात है उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके बावजूद हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो शो नहीं कर रहे या नज़र नहीं आने दे रहे कि उनके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मैं या आप होंगे, अगर बोर्ड में इस तरह की इंस्टेबिलिटी होगी एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, तो समहाउ वो हमें किसी न किसी तरह साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है। मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट्स को भी, हमारे हुक्मरानों को भी समझना चाहिए कि इसको जो है ना वो कठपुतली का खेल ना बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो थोड़ा सा आप सियासत से और इन चीज़ों से साइड पे रखें, इसके अंदर स्टेबिलिटी आने दें। अभी जो है वो सेठी साहब थे, सेठी साहब के बाद ज़का अशरफ साहब आ गए, अभी इनकी भी कोई मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। अगर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर निगरान हुकूमत आई, उन्होंने अपना कोई बंदा ले आए, फिर एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर देखें, वजाहत सिर्फ जो चेंज आता है वो चेयरमैन पीसीबी की सीट पे नहीं आता, जो भी चेयरमैन आता है वो नीचे तक अपनी सारी टीम जो है वो नई लेके आता है। तो आई थिंक इसको मजीद इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना एक तो तमाशा ऐसा भी ही बना है, और रहे हैं, वैसे और भी एक तमाशा तो बनता ही है, अनसर्टेनिटी फिर भी है। अनसर्टेनिटी जो होती है वो फिर मायूसी को जन्म देती है, फिर उस तरीके से आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अहमद, अब आगे एशिया कप में भी भारत से हमारा टाकरा होगा, फिर वर्ल्ड कप है, और बड़ी आसाब की नफ्स की गेम होती है, स्पेशली जब भारत के साथ हमारा मैच होता है और मैच भी भारत में होगा। तो नफ्स पर, अपने आसाब पर हमें काबू पाने के लिए क्या करना होगा? हम ठीक है, जो आपकी जीत होती है वो आपकी जो मोराल है, आपके जो आसाब हैं, आपके जो नब्ज़ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमने देखा है कि जब भी हमारा मुकाबला हुआ है तो एक सर्टेन प्रेशर का हमारी टीम को सामना करना पड़ा है। तो इस नफ्स की गेम में कैसे हम अपने आप को मनवा सकते हैं? देखें, वजहत इंडिया पाकिस्तान की जब गेम हो, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, आपकी सारी चीज़ें वो पीछे रह जाती हैं। सिर्फ एक चीज़ सामने आती है, वो प्रेशर हैंडलिंग और आपका टेम्परामेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इम्प्रूव किया है और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। अभी अगर मैं देखूं तो स्कोर समझ लें कि तकरीबन बराबर ही है रिसेंट पास में, क्योंकि एक वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया, एक में उन्होंने हमें हराया। एशिया कप में भी परफॉर्मेंसेस तकरीबन बैलेंस ही रही, एक में उन्होंने हमें हराया, एक मैच में हमने उन्हें हराया। तो ये सारी नर्व्स की गेम है। ये सारी आपको नर्व्स को कंट्रोल रखने के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्लान्स के साथ जाना चाहिए। 4 ओवर का प्लान, क्योंकि वनडे में आपको बेसिकली बैटिंग में पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ज़्यादा होती है T20 की निस्बत। T20 में तो आपने पावर हिटिंग करनी है ना, मार धाड़ वाली क्रिकेट है, उसमें आपके पास पार्टनरशिप्स या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उसके चक्कर में फिर आपके ओवर निकल जाते हैं। लेकिन वनडे में आपको बैटिंग में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चाहिए, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, आपको कोशिश करनी है कि विकेट्स लें, अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएं। आजकल वजाहत अगर किसी भी टीम में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, वही टीमें दुनिया में सक्सेसफुल हैं जो एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, उसके बाद ICC की टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। अभी भी आप अगर उनकी देखें तो वो एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, वेट करते हैं ऑपोजिशन की मिस्टेक्स का, फिर उन मिस्टेक्स को कैश करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बात का अंदाज़ा है। मेरी खुद भी कई प्लेयर्स से बात होती है, अभी रिसेंटली भी कुछ प्लेयर से मुलाकात हुई है, तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो उसके अंदर बेहतरी आई है प्रेशर हैंडलिंग के मामले में, और आपको इंशाल्लाह आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ नज़र आएगी
कि पाकिस्तान अल्लाह की करे टीम सर, जो है और ये वो चीज़ नज़र आनी भी चाहिए। जीत के मौजूदा सूरत अगर हाल जो को देखकर हमारे लग भी रहा रिकॉर्ड है हैं कि या हमारे खिलाड़ी जो हैं हमें मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त। और यकीनन ये जो पाकिस्तान जिस तरीके से भी खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल और है। फील्डिंग में देखें, बैटिंग में देखें, कई दफ़ा तो लगता है ऐसे है कि पता नहीं ये पाकिस्तान की टीम है भी या नहीं है। अगर यही मोमेंटम हम अपनी फतूहात का बरकरार रखते हैं तो आगे एशिया कप में हम बड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वर्ल्ड कप भी लेकर आना कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है अगर हम अपने आसाब और नफ्स पर काबू पाएं। नाज़रीन, हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुआ है कि पार्लियामेंट का कल जॉइंट सेशन हुआ है, मुश्तरका इजलास हुआ है और उसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। और उससे हुआ ये है कि जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात में इजाफा हो गया है, मज़ीद ताकतवर हो गई है। अब निगरान हुकूमत की पार्शियलिटी के हवाले से, इम्पार्शियलिटी के हवाले से भी बहुत से सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। और दूसरी जानिब ये देखें कि ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तो ये ऐलान कई दफ़ा कह चुके हैं, कई दफ़ा अपने ख़यालात का इजहार कर चुके हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके निगरान हुकूमत के हवाले अपनी हुकूमत करके चले जाएंगे और इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे। लेकिन ये अभी तक इसमें इबाम पाया जा रहा है, एक गैर यकीनी किसी कैफियत है। अब वाकई में क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस के वक्त का। सर, ये जो कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ है, जो मुश्तरका बिल जो बिल है कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और निगरान हुकूमत को उसमें खासे इख्तियारात भी दिए गए हैं। सर, आप समझते हैं ये जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं ये प्री पोल रिगिंग में आता है, इलेक्शन से पहले कबल अज़ वक्त धांधली के ज़ुमरे में आता है, या आप समझते हैं ठीक है, मुनासिब है? नहीं, देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर वन, बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए। अगर असम्बली अपनी मुद्दत से पहले डिज़ोल्व होती है तो उसमें 90 डेज़ हैं जो कि नवंबर में चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये जो मुझे अंदाज़ा होता है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में हमारे मुआशी हालात, हमारे सियासी हालात बहुत गैर मुस्तहकम हैं और आपके सामने अभी मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा है और IMF वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे देना शुरू किया है, $1 बिलियन दिया है। फिर आपको सऊदी अरब, UAE, हमारे मुल्क से भी पैसे मिल रहे हैं। अभी आपके सामने एक इनिशिएटिव बनाए गए हैं, एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर दे एक्सपेक्ट के दे लॉट ऑफ अभी इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेंगे जब फ़ौज का साथ हमारे साथ हो, हमें उनकी क्रेडिबिलिटी पसंद है, हम उनको ट्रस्ट करते हैं। इसलिए चीफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका हिस्सा बने हैं और आप उसके साथ वो 1 मिलियन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो इन एनवायरनमेंट में अगर आपके सामने देखना ये है कि ये 3 महीने में अगर और इन्वेस्टमेंट आती है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो क्या ये निगरान हुकूमत उसको मुआहदे कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं करती। मेरे ख्याल में इस वजह से इसको एम्पावर्ड किया गया है ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रुकने ना पाए। और किसी वजह से अगर 2-3 महीने इलेक्शन लेट होते हैं जिसमें आपकी डिजिटाइजेशन ऑफ सेंसेस नहीं है, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है, ये चीज़ें अभी आपकी तैयारी नहीं है, नई हल्का बंदियाँ नहीं की हैं आपने, नए जो सेंसेस किया उसके अभी तक फाइनल नहीं किया, तो उन वजूहात की वजह से एम्पावर्ड किए गए कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली है कि इकनॉमिक रिवाइवल, कि अगर वो आते हैं तो ये काम नहीं रुकना चाहिए, बजाय से हम ये कहें कि 3 महीने के लिए सारे काम बंद, डे रूटीन टू रूटीन काम चलेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं। तो मेरी हुकूमत का ये ज़्यादा, पार्लियामेंट का ये नुक्ता नज़र है कि इस काम को, इकनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं रोकना। बाकी जाहिर है कि फेयर प्ले के लिए आपको बेस्ट ऑफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो इम्पार्शियल हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो और वो अपने अच्छे तरीके से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सकें। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये हुकूमत की ये कोशिश है और ये हुकूमत को चाहिए भी जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो या निगरान सेटअप हो वो इम्पार्शियल हो। सर, माजी करीब की जो हमारे पास पंजाब की निगरान हुकूमत की मिसाल है और KPK की निगरान हुकूमत की मिसाल है, इसको देखकर आपको लगता है कि इम्पार्शियलिटी बरकरार रहेगी निगरान हुकूमत की वफाक में भी?
देखें, जो पंजाब में है वो तो काफ़ी डाउटफुल है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और वो हुकूमत के साथ हैं। लेकिन फ़र्क ये आ सकता है कि जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएँगे तो उस वक़्त फिर ये निगरान पंजाब का भी हो सकता है कि एटीट्यूड चेंज हो जाए। बिकॉज़ जब आप इलेक्शन मोड में जाते हैं, अभी तो आपने काफ़ी अच्छा किया, फेडरल में परमानेंट गवर्नमेंट थी, केयरटेकर पंजाब में और केपीके में थे, तो वो उनके मातहत काम कर रहे थे। लेकिन जब निगरान हुकूमत आएगी, दे विल बी इम्पार्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल। उनको अपनी इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए भी शो करना पड़ेगा कि पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, हर एक में नॉन कंट्रोवर्शियल, इम्पार्शियल अब काम किया जाता है। और वो ज़ाहिर है कि कमांडर जो होगा वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, इम्पार्शियल होगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, वरना तो सर माजी में मिसालें तो हमारे सामने ऐसी ऐसी हैं। नवाज शरीफ साहब निगरान वज़ीर आला थे, उन्हीं की सरपरस्ती में इलेक्शंस हुए, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला बन गए। ग़ुलाम हैदर वाइस साहब वो निगरान वज़ीर आला थे और उसके बाद इलेक्शंस हुए और फिर वही दोबारा से वज़ीर आला बन गए। ऐसी मिसालें तो सर हमारे सामने मौजूद हैं। इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब कोई माजी तो हमारा कोई इतना रोशन नहीं है। अच्छा, और सर ये बता दें दूसरा कि निगरान हुकूमत बन जाती है तो आपको लगता है कि निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ये सब मिलकर इलेक्शंस के इनेकात को मेक श्योर कर सकेंगे कि वो अपने वक्त पर हों? देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है, इसीलिए बनाया जाता है कि जी वो उनका काम यही है कि आपको बाई इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस और जितने भी है वो बड़े अच्छे एहसन तरीके से करें, इम्पार्शियल तरीके से करें। तो अगर आपकी निगरान हुकूमत सही बनती है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का जो सिलसिला है, ये बजाय इसके कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस बनाए, ताकि वो फिर उसके अंडर ऑब्लिगेशन, आप जुडिशल कमीशन में जैसे आप ले जाते हैं वहाँ जाके बनाएं, ताकि वो ऑब्लिगेशन में ना हो पॉलिटिशियन के। सिलेक्ट करें, कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा लें, कोई अच्छा जज ले लें, जिसको भी आप लेना चाहते हैं, जिसके जो बियॉन्ड रिप्रोच हो, उसको कोई अप्रोच ना कर सकें और वो अच्छे तरीके से काम करें। जब अपोजिशन गवर्नमेंट मिलकर बनाती है तो फिर अंडर ऑब्लिगेशन वो आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे इंडिपेंडेंट सिलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें अगर वो आए, इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी जुडिशल काउंसिल के थ्रू लेकर आए, ताकि हर जगह पे इम्पार्शियलिटी हो और अनबाइस्ड जो वो लोग ऐसे बने, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, जो फिर आइंदा इलेक्शन को अच्छे तरीके से चला सकें। ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी कहा कि बिल्कुल, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का तो काम ही इलेक्शंस करवाना है। जो भी डेट अनाउंस हो उनका काम अपनी तैयारी पूरी करके रखना है। लेकिन सर माजी करीब की मिसाल हमारे सामने है। 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे सूबाई असम्बलीज़ के, जब से ये वो डिज़ोल्व हुई थी, उसके बाद वो नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास वसाइल नहीं हैं, फ़ंड्स नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और उसके बाद फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा, अदलिया को। उन्होंने कहा कि 14 मई को होंगे, तब भी नहीं हो सके। तो सर ये इदारों का भी हमने कुछ टकराव देखा, और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी कि आइन भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। माजी में भी ऐसा होता रहा तो है। देखें, इलेक्शन कमीशन का काम था कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी, देन दे शुड हैव, उन्होंने सब अदालतों से पूछा, डिफेंस मिनिस्ट्री से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कि जी आप हमें पैसे दें। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें मिलेंगी तो इलेक्शन करवा सकते हैं। बट देन जब उन्होंने नहीं दिया, देन इलेक्शन कमीशन शुड हैव गॉन, हम खुद जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में कि जी मुझे से ये नेशनल अदारे, ये मिनिस्ट्री ताबू नहीं कर रही हैं, इनको मजबूर किया जाए कि मुझे फंड रिलीज़ करें, मुझे मैन पावर दें। जुडिशरी को कहा जाए कि मुझे प्रेजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो दिए जाएं, ताकि हम अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन दे डिड नॉट डू इट, दे केप्ट क्वाइट, रादर दे वर सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी साफ करने के लिए इनमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो सेमी ऑटोनोमस अदारा। लेकिन जब आप ये हुकूमत और अपोजिशन की मर्जी से आएगा तो वो किसी न किसी को सपोर्ट करेगा। इसलिए इसको अगर इंडिपेंडेंट तरीके से सिलेक्ट किया जाए तो फिर वो अंडर ऑब्लिगेशन नहीं होंगे, अपना काम ऐसे तरीके से करें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, हमारी तैयारी पूरी है। अब आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन की तो तैयारी पूरी है, जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, आपको लगता है इनका जो रवैया है या इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हालात हैं, ये संजीदा दिखाई देते हैं इलेक्शंस करवाने में? आप देखें, अगर प्रिंसिपली देखें पीपल्स पार्टी इज रेडी टू गो फॉर इलेक्शन एट द राइट टाइम। पीएमएलएन की प्रॉब्लम ये है कि उनके जो एक सरबराह बाहर बैठे हुए एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब, वो अभी आना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो वेट करेंगे, नई चीफ जस्टिस चेंज होंगे, 17 सितंबर को काजी फायद ईसा हलफ उठाएंगे,
अगर उसके बाद आते हैं तो उनके पास जो टाइम जो है वो बड़ा कम बच जाता है। तो ये सारी वजह से दुश्मन इनकी कोशिश ये है कि इसको इलेक्शन को थोड़ा सा लेट किया जाए, तो मेक सर्टन एक्सक्यूजेज, आपकी सेंसेस नहीं है, डिलिमिटेशन नहीं है, वो चीज़ें करनी है जो एक दे कैन मेक एन एक्सक्यूज, और इसको हो सकता है 2-3 महीने आगे लेके जाएं। दिस इज़ द रीज़न आई से कि ये लाइकली है कि ये लेट हो, क्योंकि मियाँ साहब को आने के बाद आपको इलेक्शन में जाने के लिए स्लोगन चाहिए, कारकर्दगी चाहिए, नैरेटिव प्लस चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ सर। आपको जी, और 2-3 महीने आपको एडिशनल चाहिए। तो ये वजूहात हो सकती हैं इलेक्शन में, बट ऑनेस्टली आई ऑल्सो फील कि इलेक्शन को 90 डेज में हो जाना चाहिए। सर इलेक्शंस अगर होते हैं लेकिन विदाउट सेंसेस होते हैं, डिलिमिटेशंस नहीं होती हैं, तो आपको नहीं लगता इससे भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा? ये चीज़ें पहले करनी चाहिए थी ताकि जो लोग हैं, आबादी में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, नई हल्का बंदियाँ मुतकाज़ी हैं, उनकी ज़रूरत भी है। देखें, जब आपको याद हो कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था कि जी आप बताएं इलेक्शन अर्लीस्ट कब कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी हमें 7 महीने चाहिए। मतलब ये था अक्टूबर-नवंबर 2022 में। सिर्फ को इनसे ये सवाल करना चाहिए कि आपने 1.5 साल में आपने क्यों इंश्योर नहीं किया कि जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ हों। आप स्टैटिस्टिकल डिवीजन से आप लें जी कि हमें बताएं एक्चुअल क्या मरदमशुमारी है, क्या सेंसस है हर शहर का, हर हल्के का, वो आपने क्यों नहीं किया। आपने ये इसके लिए आपने क्यों नहीं प्लानिंग डिवीजन से बात नहीं की। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की भी कमजोरी है, और अभी भी उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, अगर आपने पुरानी मरदमशुमारी करानी है तो फिर आपने कौम का पैसा 20-22 अरब रुपए क्यों ज़ाया किया नए मरदमशुमारी के लिए, वो भी इन्हें सवाल करना चाहिए। तो समबडी शुड बी आंसरेबल टू एटलीस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इतने सर शुकूक व शुबहात क्यों हैं? मतलब हर बंदा इस मामले में कंफ्यूज है, इवन के खुद सियासी जमातें भी कि इलेक्शंस अपने टाइम पर नहीं होंगे, और फिर ये भी शनीद है, कयास आराइयाँ हैं कि जो इंटरम सेटअप आएगा वो 1 साल तक प्रोलोंग होगा, 1 साल तक चलेगा। आइन में तो सर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है। नहीं, मेरे ख्याल आई डोंट थिंक इतना लेट होंगे, अगर मैक्सिमम होंगे वो डिपेंड करता है मुल्क में। देखें इस वक्त स्पेशल आपके इस वक्त मौशी हालात हैं, स्पेशल आपके पॉलिटिकल हालात हैं, मुल्क में अनसर्टनिटी है। ऐसे मौके पे इसलिए ये बात की जाती है कि अगर कोई और मुआहदे भी करनी हो, आपने कोई बात करनी हो, आपको टाइम चाहिए 2-3 महीने, तो उसकी वजह से ये कर 2-3 महीने। मेरे ख्याल में अगर बहुत ज़्यादा लेट होगा, बहुत लेट होगा, तो मार्च 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे। सो इसको देखना ये कि मुल्क की मफाद में क्या है, मुल्क की मुआशी हालात को देखते हुए क्या बेहतर है, ये सोच समझ के हमें फैसला करना चाहिए। ठीक सर, लास्टली ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा तो किया जा रहा है, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इस बारे में अभी कोई ख़ास नाम नहीं आया। इसहाक डार साहब का नाम नून लीग की जानिब से सामने आया था, लेकिन वो भी वापस ले लिया गया। सर अब ये बताएं कि जो नाम अगर दिया जाता है, वैसे तो आइनी तरीका तो ये है कि जो वज़ीर आज़म होता है और जो ओपोजिशन लीडर होता है और जो तमाम इत्तेहादी जमातें होती हैं, ओपोजिशन के लोग भी, उनकी मुशावरत से होता है। तो आपको लगता है कि किसी एक निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी और PMLN, ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये मुत्तफिक होंगे? देखें, प्रिंसिपल बात यह है कि ये सारे कोलिशन गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, सब इन्होंने मिल के कंसेंसस 3 नाम देने हैं। इट कैन बी कि एक PMLN की तरफ से हो सकता है, एक पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है, और फिर राजा रियाज साहब जो नाम नहाद अपोजिशन लीडर हैं, 3 नाम उन्होंने देने होंगे। ये अब अगर इनमें फैसला नहीं होता दैन यही 6 नाम चले जाएंगे पार्लियामेंट पार्टी में, वहाँ फैसला करेंगे जिसमें 3 ऑपोजिशन 3 गवर्नमेंट के लोग होंगे। वहाँ पर नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करना है कि कौन अगला नया निगरान वज़ीर आज़म है। बिल्कुल, चलें सर, ये तो अब पता लगेगा कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम कौन सा आता है और इस पर कोई इत्तेफाक होता भी है या नहीं होता। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब आपके वक्त का इलेक्शंस को लेकर, और यकीनन ये वक्त का तकाजा भी है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करते हुए निगरान सेटअप सामने आए और वहाँ पर उसके हवाले से ऐसा नाम सामने आए जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस मौजूद हो, बशमूल अपोजिशन, क्योंकि ये आइनी तरीका भी है और इसके अलावा ये तकाजा भी है आइन का और वक्त का, कोई गैर मुतनाज़े इम्पार्शल निगरान वज़ीर आज़म हो जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतमाद हो। आपसे मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। कुछ बात करेंगे भारत की गीदड़ भभकियों की। भारत हमेशा से जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ओल फोल बकता रहता है, जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपनी भड़ास निकालता है। अब ताज़ा तरीन एक बढ़क मारी है भारतीय वज़ीर दिफा जो राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने कारगिल जंग का हवाला देते हुए कहा है कि 1999 में कारगिल जंग, ये कारगिल के हवाले से 24वीं तकरीब थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो अपना कदम पाकिस्तानी सरजमीन पर रख सकते थे, और उन्होंने एक इंदिया भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी हम ज़रूरत पड़ने पर जो LOC है हम उसको अबूर करके पाकिस्तान जा सकते हैं। मसलन इतना आसान है जैसे आप एटमी कुव्वत हैं, हम तो एटमी कुव्वत ही नहीं हैं। कोई भी मुंह में चीज़ आती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी हरदा सराई की जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ तारीख़ी हवाला देना चाहूँगा। यही सोच के पाकिस्तान में हम जाएंगे, यही सोच के आपने 65 में भी मुँह की खाई थी कि हम लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे, तब भी आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद आपने जो अपना जो तैयारा भेजा था, ये भारतीय फ़ज़ाई तैयारा था, और वहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से अभिनंदन के साथ जो सलूक हुआ और उसको चाय पिला के हमने वापस भेजा। तो जब जब भारत ने पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई साजिश करने की कोशिश की है, उसको हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आ वेरी वार्म वेलकम टू यू। सर, आपने भी गुफ्तगू सुनी राजनाथ सिंह साहब की, और फिर उन्हें कारगिल का हवाला दिया कि अगर हम चाहते तो कदम रख सकते थे, हमने खुद ही कदम नहीं रखा है। सर, ये ज़रा फरमाइएगा, आप तो खुद माशाल्लाह आर्मी मैन हैं, सर्व कर चुके हैं। इतना आसान है कि पाकिस्तान के हवाले से धमकियां देना और फिर कहना कि जब हमारा दिल करेगा हम LOC लाइन अबूर कर देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि आज 8 मुहर्रम है तो सच सच आपको बात बताऊंगा, और वो बात मैं किसी प्रोपेगेंडे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा है जो राजनाथ सिंह करता है और ये करते रहते हैं, और उसकी तो ये क्वालिटी है शख्स की कि लोगों को इश्ताल दिलाना। लेकिन आज का सच ये है कि ये जो हुकूमत है बीजेपी की, RSS की, और RSS का और बीजेपी का जो बिलीफ है, जो उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है दहशतगर्दी की एक टर्म को, जिसको आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि जी इंडिया में रहने वाले जो होंगे वो सिर्फ हिंदू होंगे, और उसके लिए उनको मुसलमानों को मारना पड़े, माइनॉरिटी को मारना पड़े, या उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उन्हें मार देंगे। और उसका नतीजा ये है कि कल परसों इंडिया की कांग्रेस में नरेंद्र मोदी पे नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगा के, जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगा के उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। ये आज का सच है। अब वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी क्योंकि पीछे अमेरिकन पैसा नहीं है। पाकिस्तान में कामयाब इसलिए हो गई थी, आपको पता है कि अमेरिकन ने किस तरह पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद मूव कराना चाहते थे। और दूसरा सच ये है कि कल एक हफ्ता पहले इसी तरह के एक शुहदा का दिन मनाया जा रहा था, मार्टर्स डे, जो बुनियादी तौर पे एक पार्टी के मार्टर से ताल्लुक़ रखता था। तो वहाँ पे ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया, और उन्होंने भरे लफ्ज़ में, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है वो पुलवामा की दहशतगर्दी में जो 40 फौजी शहीद हुए हैं वो स्टेज था, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उसके अंदर वो करवाने के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है अमित शाह वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए अपने फौजियों को मरवाया। उससे पहले ये चीज़ जो है, ये कश्मीर का गवर्नर जो है वो भी कह सकते हैं कि जिस वक्त फौजी मारे गए तो मैंने नरेंद्र मोदी से बात की, उसने कहा हम इससे इलेक्शन जीतेंगे, इसलिए आप खामोश रहें क्योंकि इसका इल्ज़ाम हम पाकिस्तान पे लगाएंगे। अब इन दो चीज़ों से जो इंडिया के अंदर हो रही है, ममता बनर्जी को देख ले, नस्ल कशी का इल्ज़ाम देख ले नरेंद्र मोदी पे, और गवर्नर सिंध जो गवर्नर कश्मीर है उनका स्टेटमेंट देख ले। इसका मतलब है कि भारत जितनी भी तरक्की कर जाए इकोनॉमिकली, तो वो जहाँ जा रहा है हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पॉलिसीज जो है वो तमाम की तमाम झूठ, दहशतगर्दी और थ्रेट पर अपना प्रोपेगेंडा, इस चीज़ पे मबनी है। अब यहाँ पे एक और चीज पर रिलेट करना बहुत जरूरी हो जाती है। कारगिल में आपने देखा जो कुछ हुआ, हमने सीमा पार की और उनको बताया कि जी हमने सीमा पार की है।
हमने कहा कि जी हमने पार की है और हम आपके इलाके में बैठे हैं और वी वर थ्रेटनिंग कारगिल ले रोड, ठीक है, वहां पे कितनी लड़ाई हुई, हमारे भी लोग शहीद हुए, उनको भी लोग मारे गए, तो सीमा तो हम पार कर चुके थे। दूसरी बात, जब इन्होंने सीमा पार की, और आपको याद है वो जब अपना अटैक हुआ था बालाकोट में और वहां इन्होंने 4 कौवे मारे थे, जो बीबीसी ने लिखा था, वहां पे दुनिया के सफरा को लेके गए थे बालाकोट में, वहां पे इंटरनेशनल प्रेस में ये खबरें छपी। तो उसके बाद इन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने वार्न किया, इस तरह प्रोपेगेंडा नहीं किया कि हम ये कर लेंगे, वो कर सकते हैं और नहीं किया, और फलाना नहीं किया और फलाना नहीं किया। माजी की जो बातें मिसाल देते हैं वो तो डेफिटिस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, कि आप अपनी जो आपके अंदर की जो झूठ है उसको आप सच करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ DGISPR ने खुले बंदों कहा कि हम बॉर्डर पार करेंगे दिन की रोशनी में, एंड वी विल स्ट्राइक द टारगेट्स ऑफ आवर ओन चूजिंग, यानी हम अपनी मर्जी के टारगेट पसंद करके हमला करेंगे। जो हमारी टेक्निकल नॉलेज है, जो वॉर की जो नॉलेज है, वॉर के जो असूल हैं, जंग के जो असूल है, उसके अंदर ही बताया जाता है कि सीक्रेसी जो है वो सबसे बड़ा हथियार है कामयाबी का। ऑपरेशन को सीक्रेट रख, हमने सीक्रेट नहीं रखा, हमने बांगे दोहर कहा कि हम इंटरनेशनल हम ILOC क्रॉस करेंगे और आपको मार, और हमने उस टारगेट को जाके मारा जहां इंडिया का आर्मी चीफ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर, कार्बन 120 ब्रिगेड हेडक्वार्टर नौशेरा वैली में, उसके ऊपर हमने जाके हमला किया और वहां इंडियन आर्मी चीफ ब्रीफिंग ले रहा था। हमारी इखलाकी बर्तरी ये है कि हमने इंडियन आर्मी चीफ को नहीं तबाह किया, नहीं तो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बाद में भी वैसे उसकी लाश के टुकड़े हुए, क्योंकि इंडिया ने खुद ही उसको मार दिया। जब इंडियन हेलीकॉप्टर में जा रहा था तो नीचे से इंडियन एयरफोर्स में के हेलीकॉप्टर में था, तो इनके दहशत गर्दों ने उसको मिसाइल मारा, वो नीचे गिर गया। उस वक्त सुप्रीम और ज्वाइंट कमांड में था, तो लेकिन हमने उसको नहीं मारा, इन्होंने खुद ही उसको मार दिया। तो ये है जो इंडिया, और हम वापस आ गए, और उसके बाद उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा लिया है। तो F-16 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन पार्टी फैक्ट्री जो है उसने चेक किया, क्योंकि वो अपने जहां जहां तैयारे देते हैं उनको वो टेक्निकल डिटेल्स में रखते हैं। उन्होंने चेक किया और उनकी ये रिपोर्ट छपी इंटरनेशनल प्रेस में, दुनिया में, उनके अपने एविएशन मैगजीन में रिपोर्ट छपी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जितने हमने F-16 दिए थे वो सारे इंटैक्ट है और पाकिस्तान की इन्वेंट्री में मौजूद है। अब ये मेरी तरफ से, मैं अपने जहन से नहीं कह रहा, ये वो तारीख के हकाइक हैं जो मौजूद है। तो ये कह देना कि हम कर लेंगे, तो आओ फिर कर लो यार, भाई थ्रेट क्यों देते हो? मतलब भपकियां क्यों मारते हो? इससे पहले एक ड्रामा रचाया, वो ड्रामा क्या था कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और सर्जिकल स्ट्राइक्स। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है सर उनकी ये भी एक मजबूरी है कि उनका जो इलेक्शंस होता है, खासतौर पे मोदी सरकार का, वो सारा ही एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पर होता है। ये सियासी मजबूरी तो नहीं है उनकी जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं? क्योंकि आगे आपने जिस तरह कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है मोदी के खिलाफ, अपने अवाम के सेंटीमेंट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे सर? वो मैं और आप क्या कहें, वो ममता बनर्जी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। उसने कहा अभी आप इंतजार कीजिएगा, पीएम आप वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, और पूरी अभी इंडिया का मीडिया जो उनके पीछे लड़ा हुआ पड़ा हुआ है, उनको गद्दार वतन पता नहीं क्या क्या चीजें कही जा रही है। उन्होंने कहा है, ये वो अखबारों में, इंडिया के अखबारों में छपा है, इंडिया के टीवी पे है कि जी इंडिया मोदी हुकूमत एक और पुलवामा अटैक जैसा एक और ड्रामा तैयार कर रही है, और आप जल्दी पुलवामा जैसा एक और हमला देखेंगे जिसमें पाकिस्तान को जिम्मेदार रह जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले इनको कोई वो प्रीटेक्स्ट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? ये इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को बदनाम करके, अपने लोगों के सामने पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई करके, पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों में इन्वॉल्व करके ये अपना इलेक्शन जीतते, और हमारे यहाँ से बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब आपके वक्त का। और इसमें तो कोई शक नहीं है, भारत ने गीदड़ भपकियाँ मारी हैं, जैसी जैसी बुज़दिलाना या धमकियाँ दी हैं, उसका जवाब पाकिस्तान ने धमकियों की सूरत में नहीं दिया, पाकिस्तान ने करके दिखाया है। अभिनंदन का ताज़ा वाक़या इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये भी मुस्तकबिल करीब की बात है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप ये देखें कि सियासी कैंपेन, पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव इनका ज़्यादा बढ़ जाता है जब इलेक्शंस करीब होते हैं। तो ये सारी बातें अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए हैं, वरना अदरवाइज़ पाकिस्तान को इतना कोई आसान तो है नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे करेंगे। कोशिश आपने माजी में की है, लेकिन मुँह की खाना पड़ी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब कराची से खबर देते हैं, सिंध पुलिस के हवाले से हम बात करते हैं।
कल गुज़िश्ता रोज़ एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 2 डाकू मारे गए, लेकिन इस वाक़े ने, इस वीडियो ने, ये फुटेज आपको भी दिखाते हैं, इसने सिंध पुलिस की जो प्रोफेशनल महारत है उसकी कलई खोल कर रख दी है। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता कि अब ये देखें, ये एक डाकू है जिसने इस खातून को और एक बुजुर्ग को यरगमाल बनाया हुआ है। अब पुलिस वाला बिल्कुल डाकू के साथ खड़ा है, हाथ में पिस्टल है और उसे गुफ्तगू कर रहा है। दुनिया भर में कहीं भी ये तरीक़ाकार नहीं होता है, अपना एहतियात की जाती है, अपने आप को सेव किया जाता है। गो के पुलिस मुकाबला हुआ, डाकू मारे गए, लेकिन पुलिस की ये जो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, इसकी जो है ना, इसकी ऐसी मिसाल नहीं मिलती, इसकी कलई खुलकर सामने आ गई है। अब सिंध पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से माशाल्लाह पहले भी हम जानते हैं कराची में जराइम होते रहते हैं, डाकू दन दनाते फिरते हैं, और हमारी जो सिंध पुलिस है वो बिल्कुल मुंह देखती रहती है, रिश्वत जो है वो आम है बिल्कुल। तो ये एक वीडियो में आप मुलाहिज़ा करें ज़रा कि पुलिस वाले ने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है और उस डाकू ने इस खातून को यरगमाल बनाया हुआ है और वो बिल्कुल हाथ में पिस्टल पकड़ के नीचे खड़े। मतलब आपको अपनी जान की हिफाजत की तो उस पर तो लापरवाही कर ही रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि आप इस तरह डाकुओं से मुज़ाकरात कर रहे हो। तो इसने कम अज़ कम इनकी जो है ना पोल खोल के रख दी है सिंध पुलिस की कारकर्दगी का। तो मेरा ख्याल है कि आईजी सिंध साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा पुलिस नेशनल तकाज़ों पर उसवार करें। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, हमारा मजाक बनता है। हम आपसे हाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, यूनेस्को की एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग इस लिहाज से कि इसका चैलेंज मेरा ख्याल है दुनिया भर को है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा चैलेंज इसलिए है कि यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्मार्टफोन्स हैं इनको बच्चों को नहीं देना चाहिए और तालीमी इदारों पर बैन करना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए कि बच्चे स्मार्टफोन्स ना लेकर जाएं, क्योंकि इससे उनकी तालीमी कारकर्दगी मुतासिर होती है, उनकी जिस्मानी नशोनमा पर, उनकी जहनी नशोनमा पर इसके बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं। चैलेंज तो ये बहुत बड़ा है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसके वाकई ही में असरात क्या मुरतब होते हैं और किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सर ये बताइएगा, यूनेस्को की भी रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट तो खैर आज सामने आई है, आप तो बेशतर दफ़ा पेरेंटिंग पर बात करते हैं, कह चुके हैं कि मोबाइल फ़ोन्स बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है किस तरीके से हमारी जान छूट सकती है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से दूर रखा जाए? शुक्रिया। आपने जो बात की ना कि ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, मेरे ख्याल में ये खुशखबरी है और मैंने वो एक्चुअल खबर वो पढ़ी है और उसके अंदर जो उनकी वर्डिक्ट्स हैं, जो उसकी वर्डिंग्स हैं एग्जैक्टली वो ये हैं कि एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी के बाद ये अंदाजा लगाया गया है कि वो बच्चे जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा तालीम के मयार से कम तालीम हासिल करते हैं। एक तो इसलिए कि उनके फोकस करने का जो स्पैन है वो कम हो जाता है, और आपको पता है कि कोई भी काम जो जहनी काम है उसमें फोकस करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इतने सालों की स्टडी के बाद ये पता चला कि ये बच्चे फोकस नहीं कर सकते, इनका फोकस बहुत डिस्टर्ब रहता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये बच्चे इमोशनली स्टेबल नहीं होते, क्योंकि स्मार्टफोन पर फर्ज करें अगर ये 10% इल्म की बातें हासिल करते हैं तो 90% फजूल वाहियात चीजें इनके पास आती हैं। अगर वाहियात ना भी कहें तो आप ये कहेंगे कि ऐसी चीजें हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, ऐसी चीजें हैं कि जिस इल्म के हासिल करने का या इंफॉर्मेशन के हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। मसलन ये पता चलना कि फलां एक्ट्रेस की तलाक हो गई है और फलां बंदा जो है वो अब उसके खिलाफ वारंट जारी हो गए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, इस इंफॉर्मेशन का बेसिकली सिवाय फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने के और कोई फायदा नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट में बुलिंग का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ भी ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जो बच्चे थोड़े से इमोशनली वीक होते हैं तो उनको जरा स्ट्रांग बच्चे बुली करते हैं और उनको तंग करते हैं और हरास करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन की वजह से उसका इंसिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। और आखिरी बात उन्होंने ये कही है कि इन बच्चों की जो 1-to-1 कनेक्शन ना होने की वजह से, टीचर से और पीयर से और वालिदैन से, इसकी वजह से ये आइसोलेशन में जा रहे हैं। लिहाजा वो जो सोशल स्किल्स चाहिए,
जो कि मुआशरे में जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। देखें, एक बच्चा जो नौजवान है, उसका मुआशरे में काम क्या है? उसका काम यह है कि भाई वो बिजली का बिल उसने दे के आना है। सड़क में अगर उसका साइकिल किसी के साइकिल से टकरा गया तो उसने क्या करना है? तो पड़ोसियों के अंदर फर्ज करें कोई बीमार है तो फिर क्या करना है? दादा अब्बू की टांगों में दर्द हो रहा है तो क्या करना है? तो ये जो सोशल स्किल्स हैं जिसके आदमी अपने रिश्तों को निभाता है, ये साइबर फोन की वजह से उन रिश्तों की जरूरत ही नहीं रहती। तो आपको अपनी बूढ़ी फूफी के घर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब यहां बैठकर ये सारी आप अपनी इंटरटेनमेंट और हर चीज हासिल कर लेते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसको फौरी तौर पर इस तरह की कोई रिपोर्ट आए ना, तो मीडिया वाले जो खबरदार होते हैं, जैसे आप खबरदार हुए और मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा हमारे वजीर तालीम को खबरदार होना चाहिए, हमारे HEC के जो चेयरमैन हैं उनको खबरदार होना चाहिए, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के VCs को खबरदार होना चाहिए और फौरी तौर पर अपनी लोकल कमेटी बनाकर इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऑर्डर जारी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया है, लेकिन सर चैलेंज बहुत बड़ा है। चलें, तालीमी इदारों पे स्मार्टफोन्स ले जाने पर पाबंदी आयद होगी, बच्चे घर में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, फिर घर से बाहर भी होते हैं, तो सर पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है? पेरेंटिंग पर तो आप बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं, पेरेंट्स किस तरीके से सर मैनेज करें? हम तो ये देखते हैं कि खाने की टेबल पर बैठे हैं, हमारे घरों में भी ऐसा होता है, पेरेंट्स तो खुद मोबाइल फ़ोन्स उन गैजेट्स के साथ इतने बिजी होते हैं कि उनके पास बच्चों को देने का टाइम नहीं होता, और माएँ ये समझती हैं ठीक है बच्चे इंगेज हैं, बिजी हैं, हमें तंग नहीं कर रहे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सहूलत के तौर पर इसको लिया जाता है। देखिए ना, अगर आपके घर के अंदर दो बच्चे जो हैं वो चर्स पीने लग जाएं, तो आप कहें कि बात तो सही है, चर्स इस्तेमाल तो नहीं करनी चाहिए, मगर चैलेंज बहुत बड़ा है, बच्चों को कैसे करें? तो चैलेंज चाहे बहुत बड़ा भी हो, तो आप तो उनको चर्स का आदी नहीं बना सकते ना, उसके बहुत नुकसान हैं। तो मैंने तो ये बात बहुत दफा अर्ज की है, बहुत से फोरा पर ये बात अर्ज की है कि एक्चुअली ये मसला सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं है, ये मसला एडिक्शन का है। आप देखिए ना, अगर आपका यहाँ आज मुहर्रम की वजह से नेट बंद है कुछ अरसे से, 2-3 दिन शाम को बंद हो जाता है, कोई जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो मैंने देखा है कि हमारे इस हॉस्पिटल में लड़कियां नर्स हैं और ये सारी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन नजर आनी शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट पहले फेसबुक पे अपना देखा नहीं है, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा नहीं है क्या मैसेज आए हैं। तो अब ये एडिक्शन है बेसिकली, और इस एडिक्शन के बहुत नुकसानात हो रहे हैं, शायद उससे ज्यादा जितने के चर्स पीने से होते हैं। इसका कतन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अब इसको छोड़ के चर्स पीना शुरू कर दे, लेकिन मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं ये अर्ज कर रहा हूं कि जैसे बच्चों, घर में 2 बच्चे नशा करने लग जाएं तो वालिदैन को सीरियस होना पड़ेगा ना। अगर बच्चे नशा कर रहे हों और वालिदैन भी सिगरेट पी रहे हों, तो फिर बताइए उससे हम कैसे जान छोड़ेंगे? असल चीज तो इस बात की इंपॉर्टेंस की है कि इसको हमें अपनी जिंदगी में से मिनिमाइज करना है। मैं इसको खत्म नहीं किया जा सकता, मेरा बैंक अकाउंट इसके ऊपर है, मेरी कुछ मेडिकल की रिपोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं, मेरी बहुत सारी जो ट्रैवलिंग की सारी कम्युनिकेशन, मेरी टिकट्स, मेरे इंटरनेशनल आइटरनरी इस पर मौजूद है। तो इसका इस्तेमाल तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने अपने वालिदैन को और तालीमी इदारों में और हर एक को ये बताना है कि इसके 2 जायज इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल है इंफॉर्मेशन और एक इस्तेमाल है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ब्रिलियंट गैजेट है, इसने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो घर के अंदर एक माहौल होना चाहिए, घर के अंदर एक बाकायदा पॉलिसी होनी चाहिए, घर के अंदर हमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहिए। तो बहुत एक दफा मुझे, ये मेरा ऑफिस है, यहीं एक माँ आई, साथ उसकी बच्ची थी, उस बच्ची ने एक फोन पकड़ा हुआ था और वो मुसलसल देखी जा रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि ये मेरी बेटी जो है ना मोबाइल नहीं छोड़ती बिल्कुल, 4 साल की, देखें डॉक्टर साहब, हर अब यहाँ भी देखें। तो मैंने उसे कहा कि आपकी बच्ची का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो वो कहने की क्या मतलब, ये तो 4 साल की बच्ची है। मैंने कहा मेरा मतलब कि फोन 50,000 का फोन जो है ये इसके हाथ में कहां से आया है? वो कहती वो तो मैंने लेके दिया है। तो अगर आप अपने बच्चों को एक अंगारा लेके दे देंगे और फिर कहेंगे कि उनके हाथ जलते हैं, तो ये तो बड़ी तकलीफदेह बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि वालिदैन को सबसे पहले रियलाइज करना पड़ेगा कि वो अपने ऊपर ही कंट्रोल करें, और इसके में उतनी ही तकलीफ होगी जितनी किसी भी एडिक्शन को छोड़ने में तकलीफ होती है। विदड्रॉल इफेक्ट्स होंगे, लेकिन उसमें से हमें गुजरना पड़ेगा, वरना हमारे नौजवान जो हैं, देखें मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं कि मैंने बैठक में बैठे हुए अपने अब्बा, अपने दादा को गप्पे मारते हुए देखा है, और मैंने वो देखा है कि इसमें इंटरेक्शन बड़ा अच्छा, मुझे उस एक्सपीरियंस का पता है। जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसके लिए तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल एलियन होगा। वो तो बेसिकली इसी चैट जीपीटी के उसमें हुआ है, तो उसके लिए बड़ी तकलीफ है। उसको ये समझाना कि ये बहुत अहम है कि आपने दादाजी का ख्याल रखना है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा समझना। और मुझे तो इस बात पे बहुत डर लगता है कि कुछ अरसे के बाद जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये स्मार्टफोन आ रहे हैं, हमारा गुनाह सवाब का कॉन्सेप्ट, हमारा नेकी बदी का कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट हो जाएगा।
तो इसलिए हमें हमें अंदाजा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये स्मार्टफोन हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। मतलब अभी अभी मैंने सुबह एक देखा, मैं जब सुबह मैं उठा हूं और उठ के मैंने अपनी ईमेल्स देखी हैं, तो उसमें अचानक प्रॉम्प्ट होके आया, उसमें कहा था आप ये एक लड़की को क्रिएट कीजिए अपनी मर्जी से और फिर आप उसके साथ दोस्ती कीजिए और ये आपकी दोस्त होगी, यानी यू कैन क्रिएट योर फ्रेंड्स। और फिर जब आपके हाथ में वो सेंसेस वाली वो टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो एक्चुअली वो जितनी फिजिकल सेंसेस, देखे ना, आपने अपने बेटे को जोर से गले लगाया और आपने उसको गले से किया, माथे को चूमा, तो वो जो आपको एक ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, यानी केमिकल, और वो जो आपको एक लुत्फ आता है और आपको मोहब्बत का एहसास होता है, आप अपनी वालदा के पैरों को हाथ लगाते हैं। अच्छा, अब जब ये सेंसेस आपके हाथ में आ जाएंगी, आपको उससे ज्यादा अपनी हिस्सियात को सेंसिटिव करना, जो कि हम फिजिकली करते हैं, वो साइबर तरीके से करेंगे। आप अपने बेटे का एवेटार यहां स्क्रीन पे क्रिएट करके हाथों से यूं करेंगे तो उसके हिसाब से आप हिस्स लेंगे। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन पने को तबाह कर रही है और ये हमारा ह्यूमन पना लूज, इसलिए हमें बहुत करना पड़ेगा। मुख्तसर, सॉरी बात लंबी होगी, मुख्तसर ये है कि जो इसको सुन रहे हैं, मेहरबानी करके अपने मोबाइल के फोन को लिमिट कीजिए। सर बिल्कुल आपने कहा कि लिमिट कीजिए, और जिन जिन खदशात का आपने इजहार किया है वो बजा हैं। सर दूसरा हम एक चीज़ डॉक्टर साहब देखते हैं कि पहले एक वक्त था जब पेरेंट्स बच्चों पर असरअंदाज होते थे, और सर अब वो वक्त है, शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें, कि बच्चे पेरेंट्स पर असरअंदाज होते हैं। शायद पेरेंट्स ने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया है कि बच्चे हमारे जो कि ज़्यादा मॉडर्न हैं, इनको ज़्यादा चीज़ों का पता है। तो सर एक कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया। डॉक्टर साहब, इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? देखिए, असरअंदाज एक दूसरे पर इस तरह हुआ जाता है कि जब आपकी कोई अथॉरिटी है, अगर मेरी आपके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मैं आपका बॉस हूं, तो मैं आप पर असरअंदाज हो सकता हूं। अच्छा, अगर मेरी आपके साथ कोई मॉरल अथॉरिटी है मेरे पास, तो मैं अपनी मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर आप पर असरअंदाज हो सकता हूं। या मैं इंटेलेक्चुअली आपसे सुपीरियर हूं, तो मैं अपनी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी की वजह से, और जो दुनिया में बड़े लोग हैं, इन अथॉरिटीज की क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है। अब आप देखिए ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर इन्फ्लुएंस किस बुनियाद पर है? वो उनकी एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है ना, उनकी एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है जिसकी बुनियाद पर हमने उनको देखा नहीं है, मगर हम उनकी कोई कहे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, इस तरह से हम उसको मानने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम दिल में समझते हैं उनकी एक अथॉरिटी। तो इसी तरीके से एक लफ्ज है ना, रिस्पेक्टेबल, तो इसको थोड़ा ब्रेक करें तो वह है रिस्पेक्ट एबल, यानी एक आदमी इस काबिल है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्टेबल का ये मतलब है। तो असल में वालिदैन को इन्फ्लुएंशियल होने के लिए अपने अंदर इस कोई ना कोई अथॉरिटी क्रिएट करनी चाहिए। जब वालिदैन के अंदर ना कोई इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी होगी, ना कोई मॉरल अथॉरिटी होगी, ना कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी होगी, तो फिर बच्चे सिर्फ 7-8 साल की उम्र तक उनकी फिजिकल अथॉरिटी की बुनियाद पर, यानी बाप थप्पड़ मार सकता है, तो उस फिजिकल अथॉरिटी की बुनियाद पर, और बाप ने फीस देनी और खिलौने लेके देने हैं, तो बाप की फाइनेंशियल अथॉरिटी की बुनियाद पर बच्चे सिर्फ मानते हैं। मगर जब जो ही इन दो अथॉरिटीज की जरूरत नहीं रहती, तो बच्चे फिर ऑटोनोमस हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इखलाकी तौर पर हमारी एक हमारा स्टांस हो। बच्चा जो है 30 साल का बच्चा, 35 साल का बच्चे के पास एक लिस्ट हो कि अल्लाह का शुक्र है, ये बातें मैंने अपने बाप से सीखी हैं, ये बातें मेरी मम्मी से सीखी हैं, ये बात मुझे मेरे दादा अबू ने सिखाई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पैसे की दौड़ की वजह से और बेसिक कदर पैसा होने की वजह से, अगर औलाद कुछ वालिदैन से सीखती भी है ना, तो वो भी वही चीजें सीखती है जिनको पैसे के साथ खरीदा जा सकता है। यानी बच्चे के ज़हन में होगा कि ये जो बड़ी गाड़ी है ना, ये लेना मेरे अब्बा जी से सीखा है। मेरे अब्बा जी कहते थे, बेटा पुत्र गड्डी बड्डी होनी चाहिए। ये जो मैंने घड़ी पहनी है ना, ये मेरे वालिद साहब जो है ना, वो कभी भी ना इंग्लैंड से घड़ी लेके आते थे, वैसे पहनते थे। तो जो हमारी रोल मॉडलिंग क्रिएट हो रही है ना, वो उसकी बुनियाद पर सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, ये नहीं, जिसके नतीजे में फिर ये नतीजा हो रहा है कि वो लोग जो स्मार्ट हैं वो हमारे मुल्क में अमीर होते जा रहे हैं, और जो बेचारे बाकी सारे हैं वो सारे उनके इस्तेसाल के नीचे पिसी जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है। बहुत खूबसूरत सर आपने गुफ्तगू की है। वक्त की किल्लत का सामना है, लेकिन तिश रहेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बिल्कुल बजा फरमाया है डॉक्टर साहब ने कि इन हालात के अंदर गैजेट्स की अहमियत से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ अपनी हद में अच्छी लगती है, और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। 4 पिलर्स होते हैं सोसाइटी के, जिसके अंदर आपकी सोसाइटी होती है, मिंबर व महराब होता है, आपके तालीमी इदारे होते हैं।
तो ये तमाम चीज़ों को, जितने भी हमारे ये स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मामला हमारे आने वाली नस्लों का है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।